नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों के लिए इस समय बहुत भारी मुसीबत है और ऐसी मुसीबत उनके सामने है, ऐसी कठिनाई उनके सामने इससे पहले कभी नहीं आई। 75 साल में भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों के सामने ऐसा संकट पहली बार आया है जब उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। और रास्ता क्यों नहीं सूझ रहा है? उनकी समस्या ये है कि अगर वो एक होते हैं तो मुश्किल है और एक नहीं होते हैं तो मुश्किल है ही। और अगर एक होते हैं, गठबंधन हो जाता है कोई, तो इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को उसका और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आप कहेंगे ये कैसी उलटबाजी है कि अगर विपक्ष एक हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी को कैसे लाभ हो जाएगा? तो बातचीत के अलावा थोड़ा आंकड़े अगर हों तो बात समझ में आती है कि पिछले चुनावों में हुआ क्या। खास तौर से 2019 के चुनाव में 2019 के चुनाव के आंकड़ों की बात करूंगा। उससे पहले अभी कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में हुआ। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जो हर समय चमत्कार की उम्मीद में रहती है और उसको लगता है कि कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि उसके बीते हुए दिन लौट कर आ जाएंगे। तो दुख भरे दिन बीते रे भैया सुख भरे दिन आए, ये गाना सुनते सुनते कांग्रेसी बूढ़े होते जा रहे हैं, सुख भरे दिन आ नहीं रहे हैं। और जब तक मोदी है तब तक तो आने की कोई उम्मीद नहीं है, उसके बाद भी कोई उम्मीद ऐसी दिखाई नहीं दे रही। अब इस अधिवेशन में ये जो घोषणा की गई कि कांग्रेस पार्टी समान विचार वाले दलों से गठबंधन के लिए तैयार है, ये हूबहू वैसा ही प्रस्ताव है जो 2003 में शिमला में पास हुआ था, 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले। और उसमें गठबंधन की बात की गई थी कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की राजनीति को स्वीकार करने की घोषणा की। उससे पहले तक कांग्रेस पार्टी गठबंधन की राजनीति में यकीन नहीं करती थी। उसका मानना था कि कांग्रेस को गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है, इतनी बड़ी पार्टी है कि किसी तरह के गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। तो 2004 में चुनाव से पूर्व जिन पार्टियों से गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी ने, उनमें एनसीपी थी, उसमें एलजेपी थी रामविलास पासवान की, उसमें उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा था, और उसमें डीएमके था, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उस समय करुणानिधि जीवित थे, और उसके अलावा टीआरएस चंद्रशेखर राव कांग्रेस पार्टी के साथ थे। ये गठबंधन बना। इसका फ़ायदा हुआ क्योंकि उस समय इन पार्टियों की और कांग्रेस की सोच लगभग एक जैसी थी, तो पार्टियां एक दूसरे को सप्लीमेंट करने की स्थिति में थी। तो ये जो पार्टियों का अरिथमेटिक था वो केमिस्ट्री में बदला, उसका लाभ हुआ 2004 में। और याद रखिए, यूपीए चुनाव से पहले नहीं बना था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है वो चुनाव के बाद बना, जब और पार्टियां जुड़ी। उस समय भी कहा यह जाता है कि सोनिया गांधी ने नेतृत्व संभाला और कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 1999 में जब सीताराम केसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कांग्रेस पार्टी को 138 सीटें मिली थी, 138। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 143 सीट्स मिली, 5 सीटें सिर्फ ज़्यादा। और इस अलायंस के बाद, उस समय कांग्रेस का अलायंस नहीं था किसी और पार्टी से, तो इस अलायंस और सोनिया गांधी का इतना बड़ा हुआ, उनका करिश्मा खड़ा करने के बाद भी सिर्फ 5 सीटें बढ़ी। और बीजेपी की कितनी आई थी? 137, 6 सीटों का अंतर था। लेकिन अब वो अतीत की बात हो गई। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि 2003 में जो उसने प्रस्ताव पास किया था वही 2023 में पास कर दे, 20 साल बाद, तो वो चमत्कार फिर से दोहराया जा सकता है, कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती। अब ठीक है, ये थ्योरी के रूप में तो ये जो है बिल्कुल ठीक बात लगती है कि गठबंधन करेंगे। उस समय गठबंधन किया था, फ़ायदा हुआ, फिर करेंगे, फ़ायदा होगा। लेकिन एक फैक्टर उन्होंने जिस पर ध्यान नहीं दिया वो है मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर ने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। मोदी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, इन दोनों का ऐसा सम्मिश्रण तैयार किया है जिसकी वजह से भाजपा का जनाधार बहुत बड़ा हो गया है। और भाजपा के जनाधार में सबसे बड़ा जुड़ाव जो हुआ है वो है एमबीसी का, यानी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, यानी और सरल भाषा में कहें तो गैर यादव पिछड़ी जातियाँ और गैर जाटव दलित। इनके जुड़ने से
भाजपा का सामाजिक आधार बहुत बड़ा हो गया है, जो कभी नहीं था उससे पहले। इसलिए इस बदलाव के बाद, इस केमिस्ट्री के बाद, सामाजिक समूहों की ये जो केमिस्ट्री बनाई है मोदी ने, ये अर्थमेटिक से नहीं बनी है, ये केमिस्ट्री बनी है और चुनाव दर चुनाव ये साबित कर रही है। 14, 19 और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की बात करें तो 17, 22, ये सब साबित हो चुका है। लगातार कंसिस्टेंसी इसमें दिखाई दे रही है। अब आप देखिए विपक्षी एकता की बात। विपक्षी एकता में एक फैक्टर होता है इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी। कहा जाता है कि जितना स्ट्रांग होगा सत्तारूढ़ दल के लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो 2014 में इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, और ये आंकड़ा तैयार किया है किसी पार्टी के नेता या किसी पार्टी के द्वारा अपॉइंटेड किसी कंपनी ने नहीं, ये सोशल साइंटिस्ट हैं एडम ज़िगफ्रिड, उनके मुताबिक 2014 में इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी था 60%, और यही इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी 1952 से 1971 तक कांग्रेस के खिलाफ था। और इस बीच में कभी जो है विपक्षी दल कांग्रेस को हरा नहीं पाए। लेकिन 2019 आया जब, तो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी पहुंच गया 80% पर, और नतीजा आप देखिए कि बीजेपी की सीटें लोकसभा में 282 से बढ़कर 303 हो गई और वोट परसेंटेज 31% से बढ़कर 37% हो गया। तो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे बीजेपी की ताकत बढ़ गई। अब ये बड़ा मतलब पैराडॉक्सिकल लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। विपक्ष मजबूत हुआ और फ़ायदा जो है सत्तारूढ़ दल को मिल गया। ऐसा तो होता नहीं है डेमोक्रेसी में, कम से कम इस तरह का जो है, और ख़ास तौर से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो हमारा सिस्टम है FPTP का, उसमें तो होता नहीं है। लेकिन ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसको एक्सप्लेन किया है दो दूसरे सोशल साइंटिस्ट ने, लोकनीति के संदीप शास्त्री और वीणा। इन दोनों लोगों ने लोकनीति और NES का एक सर्वे किया और इन्होंने 2019 के चुनाव का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि 2019 में जो गठबंधन बने, 2-3 बड़े गठबंधनों की उन्होंने बात की, उनमें केमिस्ट्री न बन पाने के कारण जो है वो फ़ायदेमंद नहीं हुए। उसके नतीजे अलग अलग तरह से दिखाई दिए। जैसे उन्होंने उदाहरण लिया कर्नाटक का, जहां कांग्रेस और JDS जो है, जनता दल सेकुलर जो है, वो अलायंस में लड़े। अरिथमेटिक की दृष्टि से देखें तो ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन थी दोनों पार्टियों के लिए, और बीजेपी का इसमें सफाया हो जाएगा ऐसा वो दावा कर रहे थे, और अरिथमेटिक की दृष्टि से लग भी रहा था कि सफाया हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इन दोनों पार्टियों का सफाया हो गया। कर्नाटक की लोकसभा की 28 सीट्स में से बीजेपी अकेले 25 जीती, एक उसके समर्थन वाली जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार जीती। तो कुल मिला के 26 सीटें 28 में से। अब ये चमत्कार हुआ कैसे, इसका उन्होंने एनालिसिस किया और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर जाकर जो विश्लेषण किया, उससे पता चला कि जो कांग्रेस का कोर वोटर था, वो कोर वोटर में से 10 कोर वोटर में से 4 ने ही JDS के कैंडिडेट को वोट दिया, और जो JDS का कोर वोटर था उसमें 10 में से सिर्फ 3 ने कांग्रेस को वोट दिया, और ये वोट जो है उनका कोर वोटर वो शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ। नतीजा क्या हुआ आपको मालूम है। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस का जो दलितों में वोट शेयर था उसमें से 40% चला गया बीजेपी को, और इसी तरह से JDS का जो वोकालिगा की पार्टी है, HD देवगौड़ा उसी समुदाय से आते हैं, तो उनका वर्चस्व है उस समुदाय में। तो उनका जो कोर वोटर था वोकालिगा, जो उनको वोट मिलते थे उसमें से 60% बीजेपी को चला गया। इसीलिए ये नतीजा जो है लगता था कि अलायंस हुआ और बीजेपी साफ उल्टा हो गया। उसकी वजह ये थी क्योंकि दोनों पार्टियों का जो कोर वोटर है उसकी मेजॉरिटी ने इस अलायंस को पसंद नहीं किया। तो नेता अलायंस कर लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता और समर्थक और मतदाता अगर अलायंस में शामिल नहीं होता तो उसका नतीजा ये होता है। दूसरा बड़ा अलायंस उत्तर प्रदेश में हुआ, सपा और बसपा का। यहाँ कहानी थोड़ी अलग हुई। यहाँ इस सर्वे के मुताबिक जो कोर वोटर है सपा और बसपा का, उसमें 80% वोट साथ आ गया, जुड़ गया। तो
यादव, जाटव और मुसलमान, ये जो 3 कोर वोटर थे इन दोनों पार्टियों के मिला के, वो इकट्ठा हो गए। 80% वोट जो है इस गठबंधन को गया, इसलिए ये गठबंधन जीतता हुआ लग रहा था। लोग भाजपा के विरोधी कह रहे थे, तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा इस चुनाव में। ये जो है मास्टर स्ट्रोक है विपक्ष का, और बिहार के महागठबंधन से इसकी तुलना होने लगी 2015 में जो हुआ था कि ये उससे भी जो है ज़्यादा ताकतवर गठबंधन है। लेकिन हुआ क्या, गठबंधन को सिर्फ 15 सीटें मिली रुहेलखंड में और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, लेकिन उसको वोट मिला 37%। अब सवाल ये कि हुआ क्या, बीजेपी को 62+2 62+2 यानी 62 सीटें बीजेपी जीती और 2 सीटें उसकी सहयोगी पार्टी जो है अपना दल, उसको मिली 64 सीटें। इतने बड़े, इतने प्रभावी गठबंधन के बाद तो उनका जो सर्वे है उससे जो निकल कर आया कि इस गठबंधन के बनने के बाद जो गैर यादव पिछड़ी जातियां थीं और उसके अलावा गैर जाटव दलित जातियां जो थीं और सवर्ण, इनमें काउंटर पोलराइजेशन हो गया। इनको लगा कि हमारे ऊपर हमला, अगर जीतने दिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसका नतीजा हुआ कि ये काउंटर पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में। नतीजा सामने है। इसी तरह से झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने जेएमएम और उस समय बाबूलाल मरांडी की अलग पार्टी थी झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम, इन दोनों से समझौता किया था, लेकिन नतीजा शून्य रहा। बात वही हुई कि कोर वोटर साथ नहीं आया, एक दूसरे को वोट ट्रांसफ़र नहीं किया। तो इसलिए विपक्षी एकता में सबसे बड़ा खतरा जो है वो ये है कि उसके कोर वोटर के अलावा जो वोट है उसके काउंटर पोलराइजेशन का खतरा बना रहता है। और ये खतरा और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मोदी फैक्टर आता है। मोदी के कारण, अब मोदी फैक्टर कैसे आता है, कैसे काम करता है, इसको भी उन लोगों ने एनालाइज किया। उन्होंने 2 जगहों पर, एक ऑल इंडिया बेसिस पे पता किया, दूसरा कर्नाटक में। तो ऑल इंडिया बेसिस पे 1/3 भाजपा के मतदाताओं का कहना था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ना होते, उस समय प्रधानमंत्री थे 19 में, तो हम बीजेपी को वोट न देते। और आप देखिए कर्नाटक में असर मोदी का करिश्मा, भाजपा को वोट देने वाले 50% लोगों ने कहा कि मोदी के नाम पर वोट दिया है। इससे आप मोदी की ताकत का अंदाज़ा लगाइए। लोकसभा चुनाव एक बिल्कुल अलग तरह का खेल होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट मांगने जाते हैं तो मतदाता का व्यवहार भारत के एकदम अलग होता है। फिर वो कुछ दाएं बाएं नहीं देखता, फिर उसके लिए बिल्कुल एकनिष्ठ भक्ति की तरह होता है, जैसे तुलसीदास जी की भगवान राम के प्रति थी, उस तरह की भक्ति है। मोदी के अलावा, मोदी अगर सामने है तो किसी और को वोट नहीं देना है। तो मोदी के प्रति ये आकर्षण, मोदी का ये करिश्मा विपक्षी दलों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए विपक्षी दल हताशा में, निराशा में अटैक करते हैं मोदी पर, पर्सनल अटैक करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, परिवार पर टिप्पणी करते हैं। तो उसका नतीजा और नुकसानदेह होता है विपक्ष के लिए। जितना मोदी को गाली देते हैं उतना मोदी का जो समर्थक वर्ग है वो और एकजुट होता है, इकट्ठा होता है। उसके मन में विपक्षी दलों के प्रति, उनके नेताओं के प्रति वितृष्णा और बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो ये कांग्रेस पार्टी कह रही है गठबंधन के लिए तैयार हैं, केसीआर कह रहे हैं तीसरा मोर्चा बनाएंगे, नीतीश कुमार दिन में सपने देख रहे हैं कि अगर सब मिल जाए, विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो बीजेपी को 100 से कम पर रोक सकते हैं, ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ज़मीनी वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। विपक्ष जितनी आक्रामकता के साथ, जितनी तेज़ी के साथ एक होने की बात करेगा और एक होगा, उसकी प्रतिक्रिया जो होगी वो हमेशा मोदी के पक्ष में जाएगी जब तक मोदी प्रधानमंत्री है। मोदी के बाद क्या होगा उसका पता नहीं, कौन आएगा इस पर निर्भर करेगा। इतना तय है कि मोदी के रहते विपक्षी एकता न हो तो मुश्किल है ही, और मोदी के रहते विपक्षी एकता हो तो और ज़्यादा कठिनाई है। विपक्ष की सीटें और कम होने की आशंका है। तो विपक्ष के लिए इधर कुआं है उधर खाई है।
मिलें तो मुश्किल, न मिलें तो मुश्किल। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात से कुछ बुद्धिजीवी खुश हो सकते हैं, पत्रकारों का एक वर्ग खुश हो सकता है, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लोग खुश हो सकते हैं। वो विदेशी ताकतें जो इस सरकार को हटाना चाहते हैं, जो मोदी के खिलाफ है, जो मोदी को कमज़ोर करना चाहते हैं या उनको सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, वो खुश हो सकते हैं। लेकिन इस देश का मतदाता खुश नहीं होता है। इस देश के मतदाता को खुशी मोदी का समर्थन करके मिलता है। ये बात अभी तक विपक्ष के नेताओं को समझ में नहीं आई। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।